अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा स्पेशल सेशन है चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के बारे में। और हमारे आज के स्पेशल गेस्ट हैं मोहम्मद इरफान अब्बासी, जो कि चाइना से पीएचडी कर रहे हैं। ये इनका हमारे गेस्ट का जो है वो ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है। इसके बाद हमारे सेशन का कुछ इस तरह से कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन है कि सबसे पहले तो हम इनसे जानेंगे कि इनकी एप्लीकेशन चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की कब स्टार्ट होती हैं, प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस लेटर के बगैर आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कौन सी यूनिवर्सिटी यहाँ पे एक्सेप्टेंस के बगैर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम इनसे पूछेंगे कि ईमेल जो है वो किस टाइम करनी चाहिए, ईमेल शेड्यूल करने के बारे में हम इनसे पूछेंगे। इसके अलावा बहुत सी स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम है, जनरल प्रॉब्लम जिसको आप कह लें कि आइल्स या टॉफल या जीआरई वगैरह, कि ये वहाँ पे चाइना में रिक्वायर है या नहीं है, और किन यूनिवर्सिटियों में आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के साथ अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे, और इसके साथ ही डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन को हम डिस्कस करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कहाँ से अटेस्ट करवाने चाहिए, क्या प्रोसीजर है, और किन यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन जो है मैंडेटरी है और किन में मैंडेटरी नहीं है। और इसके बाद हम इनसे अपना ये पूछेंगे कि रिसर्च प्लान में और प्रपोज़ल में क्या फ़र्क है, और चाइना में आमतौर पे जो वो रिसर्च प्लान जो है वो जमा करवाना होता है, तो उसके बारे में भी हम इनसे पूछेंगे। और एट द एंड प्रोफ़ेसर की इंटरव्यू को डिस्कस करेंगे। और फाइनली बहुत से स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है एप्लीकेशन फ़ी पे करने में, कि हमारी एप्लीकेशन जो सबमिट होगी लेकिन उसकी फ़ी जो है जमा नहीं हो रही। तो इसका भी हम अल्टरनेटिव इनसे पूछेंगे कि आप कैसे जो फ़ी जमा करवा सकते हैं। तो आइए हम अपने सेशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं और अपने गेस्ट से वो क्वेश्चन पूछते हैं। और इस सेशन के एंड पे हम अपने गेस्ट से जो मुख्तलिफ क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपके कोई कंसर्न है, तो आप डायरेक्ट भी उससे पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ इस मालूमात को ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टूडेंट के साथ शेयर करें, ताकि कोई ये ना कहे कि हम तो इन्फॉर्मेशन की वजह से जो है वो अप्लाई नहीं कर पाए, वरना हमने तो जाके बाहर स्कॉलरशिप पे पढ़ना था। अस्सलाम वालेकुम इरफान। वालेकुम सलाम। इरफान, आपका इंट्रोडक्शन तो मैंने ब्रीफली करवा दिया, तो हम अपने सेशन का जो है आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले इरफान भी हमें ये बताएं कि चाइनीज़ गवर्नमेंट की अर्ली एप्लीकेशन एडमिशन की कब ओपन होती हैं, और इनकी क्लोजिंग डेट जो है वो कौन सी होती है। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मुझे इस सेशन के लिए इनवाइट किया, जिसके थ्रू हम मैक्सिमम स्टूडेंट को गाइड कर सकते हैं। अच्छा, जहाँ तक इनकी डेडलाइन की बात है सीएससी की, तो मेनली अगर रफ कहें तो सितंबर से लेके मार्च 28 तक होती है। लेकिन जो फरवरी की कुछ डेट स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे मैं जिस यूनिवर्सिटी में मैं खुद पढ़ रहा हूँ उसकी 28 क्लोजिंग डेट है। और इसी तरह कुछ और यूनिवर्सिटी, जैसे मैं शिनचन यूनिवर्सिटी की बात करूँ जो उरुमची में है, तो उसकी इसी तरह 16 फेब जो है क्लोजिंग डेट है। तो ज़ाहिर है आपने सीएससी पोर्टल के ऊपर जब भी अप्लाई करना होता है तो आपने किसी न किसी यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करना होता है। जिस यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करते हैं तो उसकी डेडलाइन के हिसाब से भी आपको देखना पड़ता है। तो वो फिर कुछ यूनिवर्सिटी की डेडलाइन तकरीबन आप कह सकते हैं कि फैब की 16 से लेके स्टार्ट हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फैब की 16 से पहले तक फुली आपके पास 100% चांस होते हैं कि कहीं पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट ओवरऑल कहें तो 31 मार्च तक टाइम है आपके पास। थैंक यू इरफान। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि बहुत से स्टूडेंट का ये कंसर्न है कि चाइनीज़ प्रोफेसर रिप्लाई नहीं करते। इसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उनको ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल जो है अडॉप्ट करना चाहिए कि उनको चाइनीज़ प्रोफेसर रिप्लाई करें, या उनको किस वक्त ईमेल करनी चाहिए कि चाइनीज़ प्रोफेसर मैक्सिमम उनको रिप्लाई करें और उनको एक्सेप्टेंस लेटर दें। अच्छा, ये रिप्लाई जो प्रोफेसर नहीं कर रहे थे उसके ज़ाहिर है बहुत सारे बेसिक रीज़न भी हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला ये भी तो हो सकता है कि आप आउट ऑफ फील्ड जाके प्रोफेसर को ईमेल करें। सेंस ये है कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक सिंथेसिस पे काम कर रहे हैं, ड्रग डिजाइनिंग पे काम कर रहे हैं, और जो प्रोफेसर को ईमेल कर रहे हैं उसका काम एक्सट्रैक्शन के ऊपर है, या मे बी न्यू रिएक्शन सिंथेसिस या डिस्कवरी के ऊपर है, तो इसलिए वो अवॉइड करेगा। पहली बात तो वो कॉमन से रीज़न आ गए। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप ज़ाहिर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा ईमेल कर रहे होते हैं इन चाइनीज़ प्रोफेसर को, कॉमन सी बात है। इवन पाकिस्तानी इतने ज़्यादा कर रहे हैं, बाकी बांग्लादेश, इंडियन भी कर रहे होते हैं, और कंट्री से भी कर रहे होते हैं।
तो आपने मैक्सिमम फॉलो वो टाइम करना है जिस टाइम के ऊपर प्रोफेसर अपने ऑफिस में जैसे ही आए, तो ताकि उनके पास आपकी ईमेल पहुंच जाए। कॉमनली कहा जाता है सुबह 9 बजे ये हमेशा ये चाइनीज प्रोफेसर अपनी लैब के अंदर ऑफिस में मौजूद होते हैं और अपने लैपटॉप ये सारी चीजें देख रहे होते हैं, जो कि स्टूडेंट भी उनको सम टाइम मैसेज किए होते हैं, ईमेल की होती है। जैसे मैं अपनी लैब रिपोर्ट सबमिट करा रहा हूँ तो मैं भी इसे ही कर रहा होता हूँ, ईमेल के थ्रू ही करा रहा हूँ। तो वो सारी चीजें जब देख लेते हैं उस वक्त जिसकी ईमेल टॉप के ऊपर नजर आ गई तुक्के के ऊपर, तो उसकी ओपन करके वो देख लेते हैं। क्योंकि देखें ऑफकोर्स इनको स्टूडेंट अपनी लैब में चाहिए, लेकिन इतनी ज्यादा जब ईमेल आपको आ रही होती है ना, तो आप इतने ज्यादा उसको लेके क्यूरियस या बहुत ज्यादा वो नहीं कर रहे होते कि मैं हर वक्त सर्च करके देखता रहूं किसकी स्टूडेंट की ईमेल आई है। तो एक तो ये फैक्टर आ गया। सुबह उनका 9 बजे का टाइम फॉलो करने के लिए पाकिस्तानी टाइम मीन सुबह 6 बजे या 5 बजे 4 बजे इस टाइम पे सुबह सुबह ईमेल कर लिया करें। और बाकी ऑफ कोर्स प्रोफेसर आपके साथ रेलिवेंट होना चाहिए, आपके फील्ड का होना चाहिए, वो सारी बेसिक सी चीजें आ जाती हैं इसके अंदर। अच्छा, तो इरफान मैं यहाँ पे और एक इसके पॉइंट अलावा ये हाँ, भी। एक और चीज मैं बताना भूल गया हूँ कि जाहिर सी बात है यहाँ पे चाइना में जैसे आपका व्हाट्सएप, फेसबुक। यस प्लीज, यस प्लीज, हाँ हाँ। आप हाँ, बोलें, मैं बता रहे वो हैं। लास्ट पॉइंट ये बताता हूँ कि एक चीज ये होती है ना कि चाइना के अंदर जैसे व्हाट्सएप आ गया, फेसबुक आ गए, या ये जो यूट्यूब, इस तरह की चीजें तो जब ये चीजें नहीं चल रही तो जी, तो वो क्या करते हैं कि हर प्रोफेसर के पास वीपीएन नहीं होता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि फिर वो ईमेल ओपन ही नहीं कर रहे थे। इनकी अपनी चाइनीज ईमेल्स होती हैं जो कि मेल बॉक्स के थ्रू समथिंग डिफरेंट उसका प्रोसीजर होता है। मेनली वो पाकिस्तानी स्टूडेंट के पास होती भी नहीं है, तो इस वजह से भी ओपन नहीं कर रहे। जिसकी मैं एक स्टैट बता देता हूँ, जैसे आप बता रहे हैं, मैं अभी इस सेशन से पहले मैं ईमेल ट्रैकर के थ्रू जो मैंने जब ईमेल भेजी थी, मैं वो डेट के हिसाब से लिखी होती हैं वो चीज़ें बता रहा होता हूँ। जैसे मुझे याद है कि मैंने 22 ऑफ दिसंबर को जब भेजी थी, तो उसमें से 16% ईमेल थी जो बाद में ओपन हुई है। वो आज तक वो ईमेल्स ओपन ही नहीं हुई है। तो ये सबके साथ ये केस होता है। आपको जब भी इस तरह की चीज़ फेस करनी पड़ी कि रिप्लाई नहीं है, तो आपने घबराना नहीं है, बस ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल करते जाएं अपने रिलेटेड प्रोफेसर्स को। यही मेरे ख्याल से बेस्ट सजेशन है। इरफान, मैं यहाँ पे एक पॉइंट इसी के साथ और ऐड करता जाऊंगा कि बहुत से स्टूडेंट ये कहते हैं कि हम तो सुबह जो है जल्दी उठते नहीं हैं, तो इसलिए हमारी सुबह ईमेल नहीं कर सकते। तो अगर आप सुबह नहीं जल्दी उठ सकते तो आप अपनी ईमेल को स्केड्यूल कर दिया करें। ठीक है, आप ईमेल स्केड्यूल, रात को ईमेल स्केड्यूल कर दें कि जिस टाइम आपको टाइम मिले ईमेल को स्केड्यूल करें, तो और स्केड्यूल करने के बाद आप सो जाएं, स्केच आपकी ईमेल पूरे टाइम पे ही वो प्रोफेसर को पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक्सक्यूज आपका नहीं होना चाहिए कि हम सुबह उठते नहीं हैं, तो इस वजह से हम सुबह जो है वो जल्दी ईमेल नहीं कर पाते। सो प्लीज स्केड्यूल योर ईमेल। अच्छा, उसके बाद इरफान मेरा नेक्स्ट एग्जैक्टली क्वेश्चन है। एग्जैक्टली ये भी किया जा सकता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाइना की चंद एक यूनिवर्सिटी को छोड़ के बाकी सब यूनिवर्सिटी में तकरीबन आइल्स या टॉफल या डुओलिंगो इस तरह के टेस्ट रिक्वायर नहीं है, और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट जो वो चल जाता है। तो इसके बारे में प्लीज आप स्टूडेंट अच्छा, को कुछ यहाँ पे गाइड मैं एक करें। और चीज ऐड कर दूंगा रिप्लाई ना आने के ना, क्योंकि चाइनीज की अपनी छुट्टियां होती हैं, इनका अपना वेकेशन एक साइकिल चल रहा होता है, तो उसको भी फॉलो किया करें। फॉर एग्जांपल जैसे चाइनीज न्यू ईयर की आजकल छुट्टियां चल रही हैं, तो ये तकरीबन अभी 12 तारीख तक थी, अभी एंड होना स्टार्ट होगी। ये कब से थी? जनवरी 26 से लेके स्टार्ट थी, या 20 से लेके इस तरह से स्टार्ट होती है। तो इस दौरान में भी वो रिप्लाई नहीं कर रहे थे क्योंकि वो ऑफिस में नहीं होते। इसके अलावा जैसे दिसंबर के कुछ लास्ट के डेज होते हैं उनमें रिप्लाई नहीं करते। तो इन चीज़ों को भी ज़रूर फॉलो किया करें मेरे ख्याल से। मैंने आपसे क्वेश्चन इरफान पूछा है आइल्स यानी इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट के बारे में, तो इसके बारे में भी काइंडली बताएं। आवाज आ रही है आपको इरफान? मैंने आपसे क्वेश्चन किया है कि बहुत सी यूनिवर्सिटी में इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स अच्छा, भी थोड़ी सी चाइना आपकी में है, आवाज़ में लेकिन हाँ। डिस्टॉर्शन थी, तो होपफुली मेरी आ रही होगी। अच्छा, इसमें ये है कि आईएलटीएस वगैरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, चंद एक यूनिवर्सिटी है। आप ये कह लें अगर ओवरऑल परसेंटेज बात करूँ तो 1% से भी बिलो होता है जहाँ पे आईएलटीएस। जैसे शंघाई जाओ यूनिवर्सिटी, जी अभी आ रही है, जैसे शंघाई जाओ यूनिवर्सिटी है, तो उसके अंदर आईएलटीएस आपको चाहिए, इसके अलावा बाकी नहीं चाहिए। तो आईएलटीएस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, पीटी या कोई करने की जरूरत नहीं है। आपको नॉर्मल किसी भी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं तो उनका कॉमनली मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होता है वो इंग्लिश में ही होता है, तो वो एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन बना के देते हैं। वो आप सिंपल अपलोड कर लें और उससे आपका एडमिशन हो जाता है। कोई ज़रूरत नहीं आईएलटीएस से इस तरह की चीज़ों में जाने की। थैंक यू इरफान। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाइना में अप्लाई करने के लिए आपको मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से
जिस यूनिवर्सिटी से आप पढ़ें, एचईसी से, मौक़ा वगैरह से आपको डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई करवाने पड़ते हैं, उनकी नोटरी करवानी पड़ती है। तो इसके बारे में बताएं कि स्टूडेंट को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो नोटराइज करवाने चाहिए और ये प्रोसेस कितना अर्ली स्टार्ट करना चाहिए। क्वेश्चन आपको इरफान मेरा आप सुन लिया है? जी, मैंने सुन लिया क्योंकि आवाज़ जो है ना डिले होके आ रही है, तो मैं क्वेश्चन आपका समझ गया। अच्छा, इसका ऐसे है ना, एक चीज़ मैं बहुत क्लैरिफ़िकेशन करना चाहता हूँ, जब भी स्टूडेंट अप्लाई कर रहे होते हैं सीएससी पोर्टल पे, तो वो कहते हैं कि जी हमारे अभी डॉक्यूमेंट्स जो है ना अटेस्ट नहीं है, तो हम अटेस्ट करवा के बाद में अप्लाई करेंगे। अच्छा, एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान में कोई ज़रूरत नहीं है आपके अटेस्ट होने। वो अक्सर उधर लिखा होता है कि नोटरी पब्लिक से जो है ना नोटराइज़ होने चाहिए। नोटराइज हूँ या नहीं हूँ, आप डायरेक्टली उनका अच्छा सा पीडीएफ बना के जो मशीन होती है स्कैनर जो होती है उसके थ्रू प्रॉपर स्कैन करा के उनको अपलोड कर दिया करें, ठीक है, ताकि विजिबल हो अच्छे से हो। जूम करने पे उनका सीजीपीए जो लिखा होता है या सब्जेक्ट जो लिखे होते हैं वो ताकि क्लियरली नजर आए। एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान में आपको नोटराइज हूँ या ना हूँ, अटेस्टेड हूँ या ना हूँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो उस वक़्त चाहिए होती है। तो उसके लिए जैसे मैट्रिक और एफएससी की जो डिग्रीज़ आ जाती हैं, वो सारी पहले आपने अपने बोर्ड से जाके रेलेवेंट जो भी आपका बोर्ड है, उससे अटेस्ट करवानी है। उसके बाद आईबीसी से करवानी है और इधर जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री है, चाहे एमएस की है या बीएस की है, उनको जाके आपने एचईसी से वेरीफ़ाई कराना होता है। और इन सब डॉक्यूमेंट्स को एट द एंड, जिसमें आपका करैक्टर सर्टिफ़िकेट भी होता है, जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट से बन रहा होता है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफ़िकेट भी जिसको कहते हैं। इन सबको मोफा से अटैच करवाना होता है और उसके बाद जाके आप वीज़ा इंटरव्यू के लिए बैठते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो चेक करते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट अटेस्टेड हैं या नहीं। मेनली तो वो कहते हैं कि लास्ट डिग्री लेके आया करें, ट्रांसक्रिप्ट आई मीन एमफिल की। लेट्स सपोज इफ यू आर अप्लाइंग फॉर पीएचडी, यू विल नीड एमफिल ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री। लेकिन सम टाइम वो मांग भी लेते हैं उधर ही बैठे हुए कि बाकी भी दिखा दें, तो इसलिए सारी ही करानी चाहिए, आई मस्ट सजेस्ट। थैंक यू। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट को ये कहता चलूँ कि हमारे जो क्वेश्चन आंसर है ये प्लीज़ इस सेशन के एंड पे है, तो आप हमारे साथ ट्यून रही, तो इनके तमाम क्वेश्चन के जो आपके आंसर है इसको एंड पे हम डिस्कस करेंगे। तो इरफान, मैं इसके साथ ये भी यहाँ पे ऐड करता चलूँ कि जब मैंने शिंफा से स्कॉलरशिप लिया था, तो शिंफा की जो एप्लीकेशन सिस्टम है वहाँ पे जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं तो आपके एप्लीकेशन के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स नोटराइज होने चाहिए, अदरवाइज वो आपका जो शिंफा का जो पोर्टल है वो डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करता, वो रिजेक्ट कर देता है। तो इसलिए वो डॉक्यूमेंट्स पहले ही नोटराइज करवाने पड़ते हैं। तो कुछ यूनिवर्सिटियों का सिस्टम जो है उसमें नोटराइज डॉक्यूमेंट ही एक्सेप्टेड किए जाते हैं। अच्छा, हो सकता है, बट बहुत रेयर मेरे ख्याल से, वो नॉर्मली नहीं मांगते यूनिवर्सिटी। जैसे मैंने अप्लाई किया है या मेरे जितने भी दोस्त हैं, जैसे अनीस हम लोग थे, तो हम लोगों से कहीं पे भी ये चीज़ नहीं, और मजे की बात है हम में से एक के भी उस वक्त तक नहीं हुए थे। हम लोगों ने इकट्ठे ही कराए थे लेटर ऑन। सो यस, रेयर केसेस तो हो सकते हैं, बट मेनली जो है ना जरूरत नहीं है। आई मीन ऑफ कोर्स टेस्ट पहले से ही करवा के रखने तो अच्छा ही है, कहीं पे भी जरूरत तो पड़ ही सकती है। इरफान, इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत से स्टूडेंट्स में कंफ्यूज होते हैं कि चाइना की जब सीएससी की खासकर एप्लीकेशन फिल करते हैं वहाँ पे लिखा होता है रिसर्च प्लान, और स्टूडेंट कहते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिसर्च प्लान एंड रिसर्च प्रपोजल। तो प्लीज इसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताएं कि इसमें क्या डिफरेंस है, स्टूडेंट को क्या इंक्लूड करना चाहिए और क्या इंक्लूड नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ अब मुझे नहीं पता पोर्टल पे क्या चीज़ शो हो रही है, लेकिन पहले ना एक चीज़ जब प्रोफेसर से स्टूडेंट डिस्कस करते थे ना ये चीज़, तो वो क्लियरली बताते थे कि जब आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मतलब तो एमफिल के लिए, तो उस वक्त आपको रिसर्च प्रपोजल मेनली ऐड करना होता है। और जब पीएचडी के लिए करते हैं तो रिसर्च प्लान होता है।
तो पहले तो ये चीज़ क्लियर कर लें कि मास्टर के लिए डिफरेंट है और पीएचडी के लिए डिफरेंट है। ऑफ कोर्स रिसर्च प्रपोजल तो सेम चीज़ है, कोई भी टॉपिक लेके जिसके ऊपर आप फ्यूचर में काम करना चाहते हैं, उसकी एक उसको देख के लग रहा हो कि ये पीएचडी का ही टॉपिक है। ये नहीं कि आप फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लोग होते हैं, मैं कुछ देख रहा होता हूँ, एक उन्होंने सिंथेटिक स्कीम डाली होती है कि इसके ऊपर काम करेंगे, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरा एक जर्नल लिखा होना चाहिए कि हम ड्रग डिजाइनिंग पे काम कर रहे हैं। लेट्स सपोज अगर केमिस्ट्री का कोई है तो उसकी पूरी डिटेल होनी चाहिए कि फलां चीज़ को हम ऑप्टिमाइज करेंगे, फलां चीज़ को ऐसे बैलेंस करेंगे, यूं करके रिसर्च प्रपोजल अगर बनाना है। दूसरा जो रिसर्च प्लान आ जाता है तो उसमें कंप्लीट डिटेल्स होती हैं। जैसे हमारे यहाँ पे अभी ओपनिंग रिपोर्ट होती है तो उसमें भी हमने रिसर्च प्लान अपना सबमिट कराना होता है। रिसर्च प्लान के अंदर आपकी सब डिटेल आती है, मतलब ऐसे कह लें कि एक तो आपका रिसर्च आइडिया कंप्लीट आ जाता है कि आपने ये काम करने हैं इस चीज़ के ऊपर। उसमें साथ में आपने ये भी ऐड करना होता है कि ये जब हम काम करेंगे तो उसमें कितने हमारे एक्सपेंस आएंगे, ठीक है, कौन कौन से हम केमिकल यूज़ करेंगे, उनकी रफ जो है, या खास करके इंस्ट्रूमेंट जो है कौन से यूज़ करेंगे, उसमें हमें एनएमआर भी चाहिए होगा, यूवी आईआर, इस तरह की डिटेल भी। ज़ाहिर है केमिकल का इंडिविजुअल तो नहीं लिख सकते, वो ऑलरेडी मेंशन हो चुके हैं, बट ये चीज़ें सारी लिखनी होती हैं। और फिर एट द एंड उसके बाद आपके पीएचडी का ये ड्यूरेशन है, तो इसके दौरान में आपने ये कोर्स वर्क भी करने हैं, ठीक है, उसके बारे में भी लिखना है कि ये पहला जो सेमेस्टर होगा, जैसे मेनली यही होता है, कोर्स वर्क करेंगे, फिर उसके बाद रिसर्च करेंगे। तो ये सारी कंप्लीट जो पीएचडी में आपने करना होता है वो पूरे का पूरा लिखना होता है। उसमें जस्ट रिसर्च नहीं लिखनी होती, जैसे कि कोई टॉपिक उठा के उसका रिसर्च प्रपोजल बना लिया। तो ये इन दोनों के अंदर मेनली यही डिफरेंस है कि इन केस ऑफ जो रिसर्च प्रपोजल है, जस्ट आपने उसमें एक आइडिया लेके उसको डिस्कस कर देने हैं कि हम पीएचडी में ये करना चाहते हैं, और वाइल इन केस ऑफ रिसर्च प्लान आपने पूरा ये बताना है कि पूरी पीएचडी के दौरान हम क्या करेंगे, जिसमें कोर्स वर्क आएगा, क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट होगी, वो सारी की सारी चीजें आपने मेंशन करनी होती हैं। और सम टाइम प्रोफेसर को भेज दें, उनके साथ डिस्कस कर लें, वो उस पर साइन भी करके दे देते हैं। मेरे केस में उसने साइन किए थे प्रोफेसर ने। थैंक यू इरफान। तो इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत से स्टूडेंट को प्रोफेसर कहते हैं कि एक्सेप्टेंस लेटर तो हम आपको देते हैं, लेकिन आप इसके एक टेम्पलेट लिख के हमें सेंड करें। तो इस टेम्पलेट के बारे में स्टूडेंट को गाइड करें कि वो टेम्पलेट कहाँ से डाउनलोड करते हैं, उसको कैसे फिल करते हैं, उसमें क्या इंक्लूड करना चाहिए, क्या इंक्लूड नहीं करना चाहिए। तो इसके बारे में काइंडली जो है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें। अच्छा, इसका जो टेम्पलेट होता है ना, हर इसका टेम्पलेट जो होता है हर यूनिवर्सिटी का एक अपना होता है। जैसे मैं जिस यूनिवर्सिटी के अंदर हूँ तो इनका मास्टर के लिए सेपरेट है और पीएचडी के लिए सेपरेट है। ऑफ कोर्स उसमें सिंपल सा डाटा लिखना होता है, जिसमें आपका पासपोर्ट नंबर आ जाता है, आपकी ईमेल आईडी, आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाती है, मास्टर जो प्रीवियस मेन डिग्री होगी उसमें आपने रिसर्च किस टॉपिक पे की हुई है, और फ्यूचर में किस में अप्लाई करना चाहते हो, किस ईयर में अप्लाई करना चाहते हो, इस तरह की चीजें। और प्लस जिस प्रोफेसर से आप एक्सेप्टेंस लेना चाह रहे हो तो उसका नाम लिखा होता है, नीचे उसके सिग्नेचर की जगह मौजूद होती है, और एट दी एंड आपके सिग्नेचर की चीजें मौजूद होती हैं। वो तो सिंपल सी चीजें आ जाती हैं। लेकिन अक्सर ज़ाहिर ये होता ही है कि इनकी जो इंग्लिश वेबसाइट होती है यूनिवर्सिटीज की, चाइनीज की, उनकी वेबसाइट पे पड़ा होता है। अब होता ही है कि इन प्रोफेसर के पास वीपीएन तो होता नहीं है मेनली, तो इनको वीपीएन अगर नहीं है तो ये इंग्लिश वेबसाइट अपनी ओपन ही नहीं कर सकते। जब ये इंग्लिश वेबसाइट ओपन नहीं कर सकते तो फिर स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आप लोग वहां से डाउनलोड करके तो भेज दें। तो सिंपल आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है और वहां पे जाके जो है वो एक्सेप्टेंस लेटर लेना लिखना है, और वो मिल जाता है। जैसे मैं अपनी तुम्हा यूनिवर्सिटी में है तो सिंपल मैं ऐसे लिखूंगा कि एक्सेप्टेंस लेटर फॉर 2020, अभी 6 के होंगे ऑफ कोर्स एडमिशन 226 फ्रॉम तुम्हा यूनिवर्सिटी, तो सिंपल वहां से मिल जाएगा और आपने डाउनलोड करके उनको भेज देना अपना डेटा फिल करने के बाद। तो इसमें कोई एज सच कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिंपल सी चीज है। अच्छा इरफान, इसके बाद सबसे अहम क्वेश्चन मैं कहूँगा इस सेशन का कि बहुत से स्टूडेंट जिनको एक्सेप्टेंस लेटर प्रोफेसर से नहीं मिलता, कोई ऐसी यूनिवर्सिटियां भी हैं जहां पे वो एक्सेप्टेंस लेटर के बगैर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिलीव मी, मैं समझता हूँ, और ये स्टूडेंट का क्लैरिफिकेशन होनी भी चाहिए। इसमें एक चीज मैं ऐड करूंगा कि स्टूडेंट क्या करते हैं कि स्ट्रगल या कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। तो मेरे ख्याल से ये उससे रिलेटेड है कि आपको हार नहीं माननी है। फॉर एग्जाम्पल एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिला तो आपको घबराना नहीं है, आप अगेन अप्लाई कर दें। मैं उसकी एग्जांपल दे दूंगा। मैं जिस यूनिवर्सिटी के अंदर हूँ इसके टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में दो स्टूडेंट लास्ट ईयर मेरे साथ आए हुए थे जो पीएचडी के थे विदाउट एक्सेप्टेंस लेटर। आपको मजे की बात बताऊं कि पूरे चाइना के अंदर मेरी यूनिवर्सिटी में टेक्सटाइल डिपार्टमेंट नंबर 1 के ऊपर है, वर्ल्ड के नंबर 3 के ऊपर आता है।
इस्तूफा यूनिवर्सिटी का। इसका पहले नाम भी टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी था। इसका टेक्सटाइल डिपार्टमेंट बहुत ही फेमस है। उससे अंदाजा कर सकते हैं कि यहाँ पे भी बगैर एक्सेप्टेंस लेटर के स्टूडेंट का इनरोल हो गया है। इसके अलावा मैं और भी 2-4 यूनिवर्सिटी जैसे नंजिन एक यूनिवर्सिटी है उसका जानता हूँ, वहां पे गया हुआ। और इस तरह मेरे कुछ जानने वाले लोग हैं जो कि विदाउट एक्सेप्टेंस लेटर भी उनका एडमिशन हो जाता है। होता ये है कि सम टाइम स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर रहे होते। मेन एक्सेप्टेंस लेटर लेट्स सपोज प्रोफेसर ने दे दिया, ठीक हो 4 को, लेट्स सपोज, तो चारों के चारों हो सकता है वो स्टूडेंट उस डिपार्टमेंट के उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई ना करें, क्योंकि वो डिफरेंट यूनिवर्सिटी में ईमेल प्रोफेसर को कर रहे होते हैं और वहां से उनको एक्सेप्टेंस किसी और जगह से भी मिल चुकी होती है, तो वो किसी और जगह पे अप्लाई कर लेते हैं। या इवन समटाइम प्री एडमिशन लेटर जब स्टूडेंट को भेजा जाता है तो उस वक्त वो कह देते हैं कि हम ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि हम और किसी जगह पे ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं। तो इसलिए अगर लेट्स सपोज आपके पास रिकमेंडेशन लेटर नहीं है, आई मीन एक्सेप्टेंस लेटर नहीं भी है, फिर भी आप मस्ट अप्लाई करें। हाँ, मैं उसमें जरूर ये सजेस्ट करूंगा कि आप रिस्क से बचने के लिए फिर उन यूनिवर्सिटीज को चूज करें कि जिनकी फी एप्लीकेशन फी ना हो। ठीक है, बहुत सारी कुछ यूनिवर्सिटी जिनकी एप्लीकेशन फी होती है मेनली की नहीं है, तो उनको चूज कर लें। अगर एडमिशन हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, आपके पैसे तो ज़ाया नहीं हुए, जस्ट आपने टाइम निकाला और एप्लीकेशन फिल आउट कर ली। थैंक यू इरफान। तो इसके बाद हमारा अच्छा, नेक्स्ट इसमें ना एक क्वेश्चन। और चीज मैं आपको यस प्लीज। स्ट्रैटेजी बताता हूँ। लेट्स सपोज अगर मैं वो स्टूडेंट हूँ जिसके एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिला, तो मैं क्या स्ट्रैटेजी यूज करूंगा। फिर देखें, आप अगर देखें एक आंसू स्कॉलरशिप है, ठीक है, तो मैं आंसू स्कॉलरशिप के ऊपर एक कोई इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करके वहां पे अप्लाई कर लूंगा। ओके, एडमिशन वेल एंड गुड, नहीं हुआ नो प्रॉब्लम। दूसरी चांसलर स्कॉलरशिप है, जैसे कि चांसलर स्कॉलरशिप जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी समथिंग, जो बीजिंग के अंदर है, बीजिंग के अंदर है तो बीजिंग के अंदर है तो मैं वहां पे अप्लाई कर दूंगा। दो आ गई ये यूनिवर्सिटी जैसे चांसलर स्कॉलरशिप की बेस के ऊपर विदाउट एक्सेप्टेंस। तीसरा आ जाता है जैसे यूएसटीसी है, ठीक है, ये वो भी बीजिंग में आई गेस, यूएसटीसी बल्कि वहां पे है। तो अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें भी इनकी अपनी स्कॉलरशिप होती है इस यूनिवर्सिटी की। तो तीसरा मैंने यहाँ पे बैठ के अप्लाई कर दिया इनकी अपनी स्कॉलरशिप के ऊपर। चौथा है, मैं कहता हूँ शिंगाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। शिंगाई के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटी है सबको ऑफर करती है। शिंगाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे जाएं और कोई भी शिंगाई की यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करके उस पर भी अप्लाई कर लें। पांचवा मैं अप्लाई कर लूंगा सीएसई पोर्टल के ऊपर कोई भी और यूनिवर्सिटी ढूंढ के इनके अलावा। अब आप देखें 5 पे आपने 5 ऑप्शन के ऊपर आपने अप्लाई किया हुआ है विदाउट एक्सेप्टेंस और सबको बगैर फी के आपने अप्लाई किया हुआ है। तो हो सकता है कि पांचों में से किसी जगह तो आपकी लक चली जाए। तो इसलिए आप स्मार्टली प्ले करें। इवन सिल्क रोड स्कॉलरशिप भी है, लेकिन ये 5 का तो मुझे सीधा सीधा पता है, ऐसे करके अप्लाई कर लें एटलीस्ट, अगर एक्सेप्टेंस नहीं है तो। थैंक यू इरफान, दैट्स अ वेरी नाइस इंफॉर्मेशन। तो इसके बाद प्लीज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोफेसर इंटरव्यू चाइना के लेते हैं या नहीं लेते? अगर इंटरव्यू लेते हैं तो किस तरह के इंटरव्यू जो वो हो सकते हैं और उनकी स्टूडेंट को तैयारी जो है वो कैसे करनी चाहिए? अच्छा, इंटरव्यू जो है प्रोफेसर, दो तरह के यहाँ पे इंटरव्यूज होते हैं। एक, जब आप प्रोफेसर को ईमेल करते हो एक्सेप्टेंस लेटर के लिए, तो उस वक्त एक ईमेल होता, उस वक्त प्रोफेसर की पॉसिबिलिटी है कि इंटरव्यू कंडक्ट करे जब वो आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे रहा होता है। दूसरा होता है जब यूनिवर्सिटी जब आपका एडमिशन लेटर दे रही होती है तो उससे पहले वो कंफर्म करने के लिए। तो दोनों की मैं बता देता हूँ। मेनली जब प्रोफेसर को एक्सेप्टेंस के लिए ईमेल करते हैं तो वो इंटरव्यू नहीं कंडक्ट कर रहे होते, क्योंकि वो आपको बोल देंगे कि हमें ना आप रिसर्च प्रपोजल भेज दें, तो उससे वो टेस्ट कर लेते हैं स्टूडेंट को कि ओके ये इस काबिल है या नहीं है। अगर वो रिसर्च प्रपोजल से सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर भी उनको है कि शायद ये स्टूडेंट ठीक हो, तो फिर वो इंटरव्यू की कॉल भी दे देते हैं। अब इंटरव्यू के अंदर ऑफ कोर्स ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। समटाइम कह देते हैं कि आपने प्रेजेंटेशन जो है देनी है, प्रेजेंटेशन सेम आ गई जिसमें आपने प्रीवियस जो रिसर्च की है उसको भी शामिल करें और फ्यूचर के जो गोल्स हैं उसको भी शामिल करके तकरीबन 20-30 मिनट का तकरीबन ये इंटरव्यू ले लेते हैं। तो इस तरह से आ जाता है। तो उसमें सिंपल सब्जेक्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन कर लेते हैं और आपकी रिसर्च से रिलेटेड भी कर लेते हैं, टफ भी कर लेते हैं, मेनली ये पूछ लेते हैं। लेकिन हाँ, इसमें इंटरव्यू जब भी आपने देना है, एक चीज़ गौर से सुननी है, वो ये है कि चूंकि इनकी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं होती। अगर अच्छा इंग्लिश इनकी अगर ठीक भी है इनके प्रोफेसर की, तो ये टोटली अमेरिकन एक्सेंट को फॉलो करते हैं और हमारे इंग्लिश भाई साहब बहुत डिफरेंट है। हम वर्ड को बहुत डिफरेंटली प्रोनाउंस करते हैं, तो इनको समझ नहीं आ रही होती कि हम बोल क्या रहे हैं। तो इसलिए हमेशा स्लो स्लो आपने इंटरव्यू के दौरान बोलना है ताकि उनको समझ भी आए कि ये स्टूडेंट क्या कहना चाह रहा है।
दूसरा इंटरव्यू आ जाता है जब आपको प्री एडमिशन लेटर मिलता है यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के बाद, वो कहीं जाके मई जून में मिल रहा होता है, और उसके अंदर ऑफ कोर्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर भी बैठे होते हैं और प्लस इसके एडमिशन कमेटी के लोग भी बैठे होते हैं, तो वो फिर ओवरऑल आपकी मेंटालिटी को भी जज कर रहे होते हैं, आपकी रिसर्च स्किल को भी जज कर रहे होते हैं, आप कैसे प्रेजेंटेशन दे रहे हो वो भी देख रहे होते हैं, फिर जनरल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, आप चाइना में क्यों पीएचडी के लिए आना चाहते हो या हमारी ही यूनिवर्सिटी में क्यों अप्लाई कर रहे होते हो। ठीक है, मेनली स्टूडेंट के इसमें आंसर सेम ही होते हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन वो देख रहे होते हैं कि ये कितने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है या किस तरह से, तो वो कॉमन सी चीजें इस तरह की आ जाती हैं। थैंक यू इरफान। तो इसके बाद हमारा इस सेशन का नियरली लास्ट क्वेश्चन है कि जब स्टूडेंट एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं, सम यूनिवर्सिटी में उन्होंने एप्लीकेशन फ़ी जमा करवानी होती है। एप्लीकेशन फ़ी जमा करवाते हुए बहुत से स्टूडेंट को प्रॉब्लम फेस होती है, उनकी फ़ी सबमिट नहीं हो रही होती। इसके लिए उनको कैसे अपनी फ़ी सबमिट करवानी चाहिए? अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो इसको आप प्लीज़ शेयर करें। अच्छा, फी के लिए तो एक तो ये है कि अगर लेट्स सपोज आपका चाइना में कोई दोस्त है या कोई इस तरह का है, तो उसको डायरेक्टली बोल दें कि आप ऐसा कर लो, वहां से अली पे के थ्रू या वी चैट के थ्रू पे कर लो और मैं आपको पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में पे कर दूंगा। इवन आपके दोस्त नहीं भी हैं तो आप किसी भी ग्रुप, सीएससी के नाम से ग्रुप बने हुए हैं, उनमें अगर ये वहाँ पे एक पोस्ट कर दें तो स्टूडेंट गाइड कर लेते हैं। मैंने मेनली देखा है, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में 800 RMB फी पे की थी और मैंने भी ऐसे ही पे की थी। एक इधर पोस्ट की थी वहाँ ग्रुप के अंदर और फिर स्टूडेंट किसी ने यहाँ के रिप्लाई किया, मैंने उधर उनके पाकिस्तानी अकाउंट में ट्रांसफर किया और यहाँ से पे कर दिया। एक तो ये सिंपल सा ये तरीका है, लेकिन चले सारा ये नहीं कर सकते, हर कोई अपनी चीज़ें आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता, तो उसके लिए ये है कि सिंपल पाकिस्तानी जो हमारे बैंक अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, क्रेडिट कार्ड जो होते हैं उसके थ्रू पे हो जाती है इजीली, मेरे ख्याल से पीकेआर में भी पे हो जाती है। थैंक यू इरफान। और तो दूसरा, हाँ, एप्लीकेशन हाँ, फीस से रिलेटेड एक और टेक्निकल चीज़ है। आप फॉर एग्जांपल कोई भी यूनिवर्सिटी, जैसे मैं अपनी यूनिवर्सिटी की अगर बताऊं तो इसकी डेडलाइन जो है 28 ऑफ फेब है। तो लेट्स सपोज आपने अगर पहले ही एप्लीकेशन फिल कर ली है, ठीक है, किसी भी डेट को, तो उस वक्त ऑन द स्पॉट ना आपको नहीं कहते कि आप एप्लीकेशन फी पे करें, ऑप्शन नहीं आ रहा था पेमेंट का। मोस्टली यूनिवर्सिटी में चाइना में ये होता है। फिर क्या करते हैं कि इनका जो एडमिशन कमेटी के लोग होते हैं वो आपके डॉक्यूमेंट को रिव्यू करते हैं, जिसमें आपका देखते हैं एक्सेप्टेंस लेटर इसने अपलोड किया या नहीं किया, क्या वो रियल है या नहीं है, इस तरह की सारी चीज़ें वो देख रहे होते हैं। देखने के बाद के डॉक्यूमेंट अगर फेक उनको नहीं लगे, एक्चुअल लगे, और यूनिवर्सिटी की रैंकिंग भी चेक करते हैं इसके अंदर। मैं अपनी यूनिवर्सिटी की एग्जाम्पल देता हूँ आपको। यहाँ एक स्टूडेंट ने अभी अप्लाई किया था इसी हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर। तो बेसिकली वो पाकिस्तान की एक इंतहाई लो रैंक यूनिवर्सिटी से थे और बेशक वो स्टूडेंट बहुत काबिल था। तो अब हुआ ये कि वो मेरे ही प्रोफेसर के पास जा रहा था, क्योंकि उसका फील्ड ऑफ रिसर्च जो उसने लिखा था सीवी के अंदर वो एग्जैक्टली मैच कर रहा था। फिर प्रोफेसर ने क्या किया कि जो इंटरनेशनल ऑफिस को ईमेल की हुई थी कि मैंने पिछले साल भी कोई स्टूडेंट नहीं लिया, 2 साल आखिरी में आया था, उसके बाद नहीं आया, तो आप ऐसा करें कि मुझे ये स्टूडेंट हर हाल में चाहिए क्योंकि ये फील्ड मिलता है। तो उन्होंने डॉक्यूमेंट वहाँ पोर्टल से चेक किए, चेक करके उन्होंने बोला कि यार इसकी जो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है इंतहाई लो है, तो आप कोई और देखें। तो इस उससे इंडिकेशन है कि भाई वो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग भी कहीं ना कहीं देखते हैं सारी चीज़ों को। हर जहाँ से आपने मास्टर लास्ट डिग्री कर ली है या एमफिल कर लिया है, बीएस कर लिया है, अब उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इस तरह की चीज़ें भी काउंट आउट होती हैं उसके अंदर डॉक्यूमेंट की चेकिंग के दौरान। तो वो जब कंफर्म कर लेते हैं उसके बाद आपको ईमेल करते हैं कि अब आप एप्लीकेशन फ़ी पे करें। तो जब आपको मेनली चाइना के अंदर ये ईमेल आए कि आप एप्लीकेशन फ़ी पे करें, डॉक्यूमेंट ओके हैं, तो समझ लें कि आपको ना 30% ऑफ बढ़ चुकी होती है कि आपके डॉक्यूमेंट ओके हैं। थैंक यू इरफान। तो इस सेशन का मेरा ये लास्ट क्वेश्चन है कि आप कुछ सोशल साइंसेज के स्टूडेंट को भी गाइड करें कि चाइना में कौन सी अपॉर्चुनिटी उनके लिए है, क्योंकि मोस्टली तो हम जितने भी सेशन उनमें हम साइंसेज के स्टूडेंट को डिस्कस करते हैं। तो आप सोशल साइंसेज के स्टूडेंट को कुछ गाइड करें कि उनके लिए वहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, वो कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, किस डिपार्टमेंट, इसके ऊपर भी ब्रीफली जो है ना कुछ स्टूडेंट को गाइड करें। सोशल साइंसेज के अगर अप्लाइंग की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स सबके लिए सेम प्रोसीजर है, उसको तो वही फॉलो करना है। लेकिन सोशल साइंसेज के अंदर मैं समझता हूँ कि यहाँ पे बहुत ग्रूमिंग है स्टूडेंट्स की। जैसे अभी हमारी यूनिवर्सिटी है तो इसके दो कैंपसेस हैं, एक हमारा है नेचुरल साइंसेज का और दूसरा सोशल साइंसेज का है।
और मजे की बात ये कि उनके जो हॉस्टल्स हैं, उनकी जो यूनिवर्सिटी का कैंपस के अंदर इन्वायरमेंट है, जो वहाँ पे फंक्शन बार बार प्रोग्राम डिफरेंट टाइप के होते हैं, कल्चरल टाइप के और इस तरह की चीजें तो बहुत ज्यादा हो रही होती है वहाँ पे, और उन स्टूडेंट की बहुत ग्रूमिंग होती है। दूसरी बात ये कि जितने भी यूरोपियन साइड से स्टूडेंट आते हैं, इवन इटली से भी आ रहे होते हैं, बाकी और बहुत जो अपना बाकी जितने भी यूरोप के कंट्रीज का नाम लें, बहुत सारों से ज़ाहिर आ रहे होते हैं। वो जितने भी स्टूडेंट आते हैं वो साइंस के नहीं आते, साइंस के बहुत रेयरली आ रहे होते हैं, लेकिन वो मेनली जो स्टूडेंट होते हैं वो इन्हीं के इन सब्जेक्ट्स के होते हैं। तो जब आप उनके साथ रहते हो तो समझ लें कि आपकी ग्रूमिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं, आपका एक्सपोजर इंक्रीज होता है। तो आई मस्ट सजेस्ट कि उनको ज़रूर यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि ग्रूमिंग का बेस्ट चांस है मेरे ख्याल से उनके लिए। बाकी ऑफकोर्स प्रोसीजर तो उनके लिए भी सेम ही है। थैंक यू इरफान। अब हम कुछ स्टूडेंट के क्वेश्चन है उनको एड्रेस करते हैं, तो काइंडली आप इस सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन इकबाल हुसैन का, जी जी। आप इसको जरा देखें कि आई हैव अप्लाइड टू यूकेएस फॉर पीएचडी बट ऑन यूकेएस पोर्टल देयर वाज आई हैव नो अप्लाइड। ऑप्शन फॉर या। हाँ, तो ऑप्शन वहां पे नहीं है तो क्या टेंशन है? मतलब जो जो आपने डॉक्यूमेंट के बारे में सुना है कि ये डॉक्यूमेंट स्कॉलरशिप के लिए चाहिए, जो नहीं है तो उसकी टेंशन ना लेना। देखें, ये जो फिजिकल एग्जामिनेशन और दूसरा जो पुलिस क्लियरेंस है ना, ये एटलीस्ट मैं आपको बताऊं कि सीएससी पोर्टल पे ये चाहिए होते हैं दोनों, मतलब मेनली अपलोड करते हैं। अच्छा, मैंने फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं अपलोड किया था, अलवा पुलिस क्लियरेंस किया हुआ था। ये दोनों चीजें जो चाहिए होती हैं, एटलीस्ट में पुलिस क्लियरेंस वीजा के लिए आपके चाहिए होता है। जब पाकिस्तान में वीजा इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं तो वहां उनको चाहिए होता है, ताकि पाकिस्तान से ये स्टूडेंट बाहर दूसरे कंट्री में जा रहा है तो क्या इसकी सारी चीजें क्लियर हैं या नहीं है। ये जो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, ये चाइना में जब आप पहुंच जाते हैं, पूछने के बाद मेनली यूनिवर्सिटी खुद से फिजिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है। जैसे शिंगाई के अंदर जब आप फर्स्ट टाइम आते हैं तो ये फ्री में आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। तो पाकिस्तान से अगर आपने पहले से कराया हुआ तो उसको कोई फायदा नहीं हुआ, तो वो फिर आके आके यहाँ पे आपने कराना है दोबारा से। तो यहाँ फी नहीं होती अपना शिंगाई के अंदर उसकी कोई, लेकिन बाकी जो सिटीज हैं जैसे बीजिंग आ गया, बाकी जितने भी हैं, वहां पे आपको फी उसकी पे करनी पड़ती है, तकरीबन 800 आरएमबी के करीब करीब पे करनी पड़ती है। तो यहाँ पे तो 400 या समथिंग इस तरह होती है। बहरहाल इसकी जरूरत नहीं है, अगर नहीं है तो नो नीड उसकी जबरदस्ती अपलोड करने की वहां पे अगर जगह नहीं बनी हुई तो। थैंक यू। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद शुएब का, आप इसको जरा एड्रेस करें। I am unable to find deadline of university. Kindly tell us some ways to find university's deadline. इसको तो ऑनलाइन सोर्सेज ही होंगे, ऑनलाइन जाके उनकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को एक्सप्लोर करें और वहां से शोएब भाई। हाँ, हाँ जी, मेरे पास क्वेश्चन वो डेडलाइन शुएब के तो बारे में कह रहे हैं। डेडलाइन का सिंपल है, आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर जाना है, जाके उसको एक्सप्लोर करना है, वहां से ही मिलेगी। इसके अलावा तो कोई भी और सोर्स नहीं है, बल्कि ये तो बहुत इजीली मिल जाती है मेरे ख्याल से, किसी भी यूनिवर्सिटी का लिखें तो। जैसे मैं अभी तूफा यूनिवर्सिटी है तो मैं जस्ट ये लिखूंगा डेडलाइन ऑफ तूफा यूनिवर्सिटी, तो सामने मेरे सामने डेडलाइन आ जाएगी। इसी तरह किसी का भी लिखें तो आ जाती है मेरे ख्याल से। पता नहीं आप कौन सा रिसर्च इंजन यूज कर रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है, बट आ जाती है मेरे ख्याल से। इवन अच्छा, एक वेबसाइट है, मैं आपको लेटर ऑन भेज दूंगा, जिसके अंदर केमिस्ट्री के जितने भी प्रोफेसर है चाइना के अंदर, उन सब की प्रोफाइल भी मौजूद है, उनकी ईमेल भी मौजूद है, मीन उनका रिसर्च जो एरिया है, सारी चीज़ें डिटेल उनकी मौजूद हैं। और प्लस जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं उसका भी लिखा हुआ है, ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी वाइज है, और उनकी डेडलाइन भी मेंशन है, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। बट गूगल से मिल जाती हैं चीज़ें सारी। थैंक यू। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हुसैन रहमत का। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने दिखाया हुसनैन रहमत। अच्छा, ये कहते हैं जी एक्सेप्टेंस लेटर हमें मिल गया है, हाउ टू बी इन टच विद प्रोफेसर, एंड वो रिप्लाई नहीं कर ले ईमेल के, व्हाट टू डू नाउ। अब भाई से बात सुनो, प्रोफेसर का बेसिक काम ये था कि आपकी जो उसको ईमेल की है, उसने आपकी सीवी देखी है, आपका रिसर्च प्लान देखा होगा, या आपसे इंटरव्यू किया होगा, जो भी किया होगा, या आपकी ट्रांसक्रिप्ट देखी, उससे उसने कंफर्म कर लिया कि ओके अगर ये स्टूडेंट मेरी लैब में आता है तो ये एलिजिबल है। उसने आपको अब एक्सेप्टेंस लेटर दे दिया है। उसके बाद उसने शायद आपको बताया भी होगा कि यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, वो आपने अप्लाई कर दिया।
इसके बाद उसके वो तो आपका मतलब दोस्त तो नहीं है कि डेली आपके साथ कन्वर्सेशन करेगा, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है उसके साथ दोबारा कन्वर्सेशन करने की। जिस दिन आपको प्री एडमिशन लेटर यूनिवर्सिटी से मिलेगा या आपका इंटरव्यू होगा, तो वहाँ पे वो बंदा सामने मौजूद होगा। और उसके बाद जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे, वो डॉक्यूमेंट आ रहे होंगे, तो वहाँ पे वो कम्युनिकेट करेगा। बाकी नॉर्मल कोई ज़रूरत ही नहीं है उसकी कम्युनिकेशन करने की। हाँ, आप ये सोच रहे हो कि मेबी मैं ऐसा करता हूँ कि आजकल उसको प्रूव करता हूँ कि मैं बहुत ही अच्छा स्टूडेंट हूँ, तो उसके लिए मैं उसको कोई रिसर्च प्लान या इस तरह की चीज़ें भेजना शुरू कर लेता हूँ आज से ही। या उसको कहता हूँ कि ये मेरा आइडिया है, या उसको बोलता हूँ कि आप मुझे चंद एक पेपर आपने भेजो, या किस पे काम कर रहे हो, तो मैं उस पे कैसे-कैसे काम करूँगा। कोई इस तरह करके उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करूँ। देखो वो टाइम कभी भी नहीं देगा, क्योंकि उनको पता है कि अभी इसकी सिलेक्शन फाइनल नहीं हुई है। अभी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेगी प्री एडमिशन के थ्रू। फिर उसके बाद ये सीएसई पोर्टल जो भी स्कॉलरशिप का होगा उस पे उसको स्कॉलरशिप मिलेगी, तो उसके बाद मेरे पास आएगा। जब उसके पास आओगे तो वो भी पहले 6 मंथ के अंदर मेनली ये नहीं पूछते चाइनीज़ प्रोफ़ेसर आप आओ लैब में, ठीक है, नहीं आओ तो कोई इतना कंसर्न नहीं रखते। इनके पास ऑलरेडी 20-30 स्टूडेंट होते हैं, चाइनीज़ भी, इंटरनेशनल भी, टोटल मिला-जुला के। तो उन्हीं पे इतना बिज़ी होते हैं, नो नीड टू बी वरी अबाउट दैट। थैंक यू। तुम्हारा अगेन नेक्स्ट फॉलो अप क्वेश्चन है इकबाल हुसैन का। अच्छा, ये इकबाल हुसैन साहब पूछ हाँ जी, ये कहते हैं हाँ जी, नॉर्थ वेस्ट एंड पता नहीं कोई और यूनिवर्सिटी है जिसमें ये अप्लाई कर रहे हैं स्कॉलरशिप के ऊपर भी। तो वहाँ पे कहते हैं उनकी 600 आरएमबी फी एप्लीकेशन की, लेकिन पोर्टल के ऊपर अभी ऑप्शन नहीं आ रहा, तो प्लीज़ गाइड। हाँ जी, आपने वहाँ पे अप्लाई कर दिया है, एप्लीकेशन सबमिट कर दी है। सबमिट होने के बाद होता ये है कि ये आपके डॉक्यूमेंट को रिव्यू करते हैं, जैसे मैं पहले भी बता रहा था स्टार्ट के ऊपर। ये डॉक्यूमेंट को रिव्यू करेंगे जब इनको लगेगा कि सारी चीज़ें इसकी एक्चुअल है, जिसमें वो आपका एक्सेप्टेंस लेटर देखेंगे, रिकमेंडेशन लेटर जो आपने अपलोड किए होंगे, बाकी ट्रांसक्रिप्ट की होंगी, रिसर्च प्लान किया होगा, जो भी चीज़ें होंगी सारी वो कन्फर्म करेंगे। करने के बाद फिर आपको अगर उनको कोई चीज़ मिसिंग लग रही हुई, तो वो आपको ईमेल करेंगे कि ये चीज़ आपकी मिसिंग है। वो दोबारा सबमिट करोगे, दोबारा वो चेक करेंगे। करने के बाद फिर जब देखेंगे एवरीथिंग इज़ ओके, फिर आपको कहेंगे कि अब आप ऐसा करें कि एप्लीकेशन फ़ी पे करें। वहाँ पे वो ऑप्शन आपके पास खुद ब खुद आ जाएगा। तो ये मैं कह रहा हूँ कि जब इस तरह कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे नहीं होता, उनमें डायरेक्टली पे ही करनी पड़ती है। लेकिन मेनली यूनिवर्सिटी का यही होता है कि वो डॉक्यूमेंट रिव्यू करते हैं और उसके बाद आपके पास ऑप्शन शो होता है कि अभी आपके पास जो है ना आपने एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है। और जब भी आपको ये ऑप्शन आ जाए कि एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है, यूनिवर्सिटी की तरफ से ईमेल आ जाए, समझ जाओ कि आपका 30 टू 40% एडमिशन कन्फर्म हो चुका है चीज़ों के ऊपर। वो उस एप्लीकेशन को अपने नोट में रख लेते हैं अलग से। तो अब आपको अच्छा दूसरा सॉल्यूशन ये भी हो सकता है कि आप इस यूनिवर्सिटी का नाम लिख के, तो जो सीएससी की गाइडलाइन वाला जो एक पेज बने हुए हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं, वहाँ पे एक पोस्ट कर दें। तो कोई भी इस यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट होगा तो श्योरली वो आपको एग्ज़ैक्ट चीज़ बता देगा। बट आई एम श्योर अबाउट दैट कि जो मैं बता रहा हूँ सिनेरियो सेम ही होगा। थैंक यू। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद अख्तर सामल का, सीएससी लास्ट डेट। इस बार की एग्ज़ैक्टली नहीं है कि लास्ट डेट क्या है, मेरे ख़्याल में 31 मार्च होती है। यही मार्च की कोई 25-26 डेट होगी सीएसई पोर्टल के ऊपर। बट अगेन मैं इसमें एक और चीज़ पे फिर से एम्फसाइज़ करूँगा कि डू नॉट जस्ट लुक फॉर सीएसई पोर्टल डेडलाइन। जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो, उसकी डेडलाइन को चेक कर लेना, क्योंकि वो एक्चुअली डेडलाइन आपकी सीएसई की डेडलाइन होती है। थैंक यू। तो मोहम्मद अख्तर का फॉलो अप क्वेश्चन भी है, सीएससी पर मैक्सिमम कितनी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता हूँ? मोहम्मद अख्तर सावल साहब क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सीएससी पर मैक्सिमम कितनी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। ओके, बिफोर 2022 यू कैन अप्लाई टू 3 यूनिवर्सिटीज बट नॉट विद द डिफरेंट ईमेल्स। ओके, अब आप एक ही पे अप्लाई कर सकते हैं, 2 या 3 के ऊपर। हम्म। उसके बाद ये इंफॉर्मेशन शेयर की तैयब शब्बीर ने, कहते हैं यस यू आर राइट ब्रो, माय प्रोफेसर ऑलवेज आस्क मी अबाउट यूनिवर्सिटी रैंकिंग इफ समवन सेंड हिम ईमेल। यानी वो आपकी बात को इंडोर्समेंट कर रहा है कि यू आर राइट। उसके जी बाद हमारा बिल्कुल ऐसे ही होता है मेरे ख्याल।
स्टूडेंट जो ऑलरेडी चाइना में कहीं पीएचडी कर रहे हैं तो इनसे पूछते रहते हैं। यहाँ तक वो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट अपने डॉक्यूमेंट फैब्रिकेट करते हैं। इन चाइनीज़ प्रोफेसर को नहीं पता चलता फैब्रिकेट हुई है या नहीं हुई है ना, लेकिन हम पाकिस्तानियों को तो पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे चल रही है, क्या चीज़ चल रही है। तो वो फिर ये पूछते रहते हैं कि क्या ये चीज़ ठीक है या नहीं है, ये इंस्टीट्यूट कैसा है, इसकी रिसर्च तगड़ी है या नहीं है। तो इतना ज़्यादा और हर ऑलमोस्ट लैब के अंदर एक पाकिस्तानी बैठा ही होगा। मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूँ, पिछले दिनों एक कश्मीर से जो है ना एक स्टूडेंट एक की जो है ईमेल मेरे प्रोफेसर के पास आई हुई थी, और जो कि अच्छी उसकी सीवी दिख रही थी सारा कुछ। तो उसने उसके ऊपर लिखा हुआ था कि आई मीन आई वाज वर्किंग एज समथिंग सोशलिस्ट, कोई वेलफेयर टाइप का वर्क लिखा होता किड्स फॉर किड्स के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए इस तरह की। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने किस टाइम पे किया, कोई सर्टिफिकेशन कुछ भी? तो वो कहते हैं कुछ भी नहीं है। आई वाज अवेयर अबाउट दैट कि वो जिस रीजन से हैं सारा कुछ। मैंने तो उनको नहीं बताया कि एक्चुअली मैं भी कश्मीर से हूँ। लेकिन खैर उसका उससे प्रोफेसर बहुत इंप्रेस था, उसने इंटरव्यू वो कर लिया। लेकिन हाँ, फेक चीजें ना लिखा करें, फेक चीजें समझ आ जाती है उनको कि किसको कहाँ पे क्या चीज है। थैंक यू इरफान। तो सो फार हमारा लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का है काशिफ खान का। इसको एड्रेस करें, इसके बाद हम अपने सेशन को इख्तिताम पजीर करते हैं। हाँ जी, इज सेइंग दैट कि जी जी स्कॉलरशिप अप्लाई हो और एक्सेप्टेंस ना हो तो कौन सी यूनिवर्सिटी बेटर है, यूएसटीसी और यूकैस? अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, यू कैन अप्लाई टू बोथ एट अ टाइम। ये इंटरनेट के ऊपर कुछ चीज़ें लिखी भी हुई हैं और उसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। वो ये बात कहते हैं कि यू कैन नॉट अप्लाई टू बोथ ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ ऑसू स्कॉलरशिप। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने यूएसटीसी के ऊपर अप्लाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ सीएससी स्कॉलरशिप। ओके, अब समझ लीजिएगा। और बाकी जो यू कैस हैं वहां पे आपने आंसू स्कॉलरशिप पे बेस पे अप्लाई करना है। तो यू कैन अप्लाई टू बोथ ऑफ द यूनिवर्सिटी एट वन टाइम। हाँ, एक स्कॉलरशिप की बेस के ऊपर दोनों में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि होता ही है यूएसटीसी की जब भी आपने एप्लीकेशन फिल करनी होती है तो वहां नीचे ऑप्शन आ रहे होते हैं कि कौन सी स्कॉलरशिप आप इसके लिए 5 ऑप्शन आते हैं, जिसमें एक आता है कि यानी सेल्फ फंडेड को कहते हो, एक आता है पार्शियल को कहते हो, एक आता है कि यूएसटीसी की जो अपनी वो क्या कहते हैं स्कॉलरशिप है उसको करते हो आप एक्सेप्ट। चौथा जो है वहां पे आ रहा था सीएससी को, सीएससी की बेस पे अप्लाई करना चाहते हो, और पांचवा आंसू की बेस पे। तो आप सीएससी को वहां पे टिक कर दो, ठीक हो गया, और आंसू को टिक ना करना, और आंसू की बेस के ऊपर आप अप्लाई कर दो जाके यूकैस के किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर। ये बेस्ट वे है मेरे ख्याल से। थैंक यू इरफान। सो फार सारे क्वेश्चन ये एड्रेस हो गए हैं। तो मैं अब बड़ी उम्मीद के साथ आपका वेट कर रहा हूँ कि आप कब अमेरिका आ रहे हैं और आपको वेलकम किया जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हम इस सेशन को यहीं पे इख्तिताम पजीर करते हैं और इंशाल्लाह एक नेक्स्ट सेशन में एक नए गेस्ट के साथ जो दोबारा एक नया सेशन होगा। आपको आवाज आ रही है? मेरे क्वेश्चन बहुत डिले हो रहा है मेरे ख्याल से आपको। आपको मेरी आवाज नहीं सुनाई दी अभी? नहीं नहीं, अभी आना स्टार्ट हुई है, अभी आना स्टार्ट हुई है। जी जी। हाँ जी, आप नहीं, मुझे आवाज नहीं आ रही अभी। चलें ठीक है इरफान। आई थिंक देयर इज सम इंटरनेट प्रॉब्लम, सो आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन एट दिस मोमेंट। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज। वेलकम वेलकम डॉक्टर साहब।